डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। जब हमारे पास उपलब्ध प्रतिरोध इस क्रम के ना हो जो हमारी आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि प्रतिरोधों को, जो उपलब्ध प्रतिरोध हैं, उनको संयोजित करके, विभिन्न प्रकार से संयोजित करके अपना आवश्यक प्रतिरोध प्राप्त करना। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जो उपलब्ध प्रतिरोध है उससे आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध को तैयार करना चाहते हैं जो हमारे सर्किट के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से हम प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से कर सकते हैं, मूलतः तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक श्रेणी संयोजन या श्रृंखलाबद्ध संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन और तीसरा मिश्रित संयोजन। श्रेणीबद्ध प्रतिरोधों का श्रेणीबद्ध संयोजन। अब पहला टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणीबद्ध संयोजन। तो इसमें हमें दो तीन तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, तीन कि n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया, उनके लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक ये श्रेणी संयोजन से क्या समझते हो, तीन प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। या समांतर संयोजन से क्या समझते हो, समांतर संयोजन के लिए, समांतर संयोजन में तीन प्रतिरोध जोड़े गए तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। या समांतर संयोजन में n प्रतिरोधों को जोड़ने पर उनके लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। या इन्हीं में क्वेश्चन होता है समान प्रतिरोध के तीन या n प्रतिरोध जोड़े गए तो तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न आते हैं और ये 3 नंबर के लिए अच्छे प्रश्न हैं, बहुत सरल सरल छोटे छोटे प्रश्न। उसमें हम जो बोल रहे हैं, अब ध्यान से सुनना। श्रेणी संयोजन क्या है? तो श्रेणी संयोजन आप लोग श्रेणी से समझते हो, सीरीज बनती है। इसके पहले भी हमने पढ़ा कि जब प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो एवं दूसरे प्रतिरोध का द्वितीय सिरा या दूसरा एंड तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, और इस तरह से अन्य प्रतिरोधों को भी हम जोड़ दें तो जो संयोजन बनता है वो एक श्रृंखला बनाता है। इस कारण से ऐसे प्रतिरोध को श्रेणी संयोजन या श्रृंखला संयोजन कहते हैं। ऐसे संयोजन की, और इसी चीज को यदि हम माने विद्युतीय भाषा में कहें तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध अगले प्रतिरोध के प्रथम बिंदु से जुड़ा होता है। प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम बिंदु, अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम या अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। इसी तरह अन्य प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। और जब ऐसे प्रतिरोधों के संयोजन पर विभवांतर दोनों के अक्रॉस विभवांतर अप्लाई करके धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऐसे प्रतिरोध में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान एक समान, लेकिन विभवांतर उनके प्रतिरोधों के समानुपाती होता है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक अगला प्रतिरोध उसके पूर्व प्रतिरोध के अंतिम बिंदु से संयोजित होता है एवं ऐसे संयोजन के सिरों पर जब विभवांतर लगाया जाता है तो इनमें संयोजित समस्त प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा एक समान, लेकिन विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुपात में होता है। श्रेणी प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। फिर से एक बार डेफिनेशन सुनना। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक पूर्व के प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के प्रथम सिरे से संयोजित होता है, और इस तरह के संयोजन के सिरों पर जब विभवांतर आरोपित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान एक समान, लेकिन विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुपात में होता है। श्रेणी संयोजन कहलाता है।
चूंकि इन प्रतिरोधों को जोड़ने पर ये एक प्रकार की श्रृंखला बनाते हैं, इस कारण से इन प्रतिरोधों को संयोजन को श्रेणी संयोजन कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों के तुल्य धारिता के लिए, संयोजन की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा कि मान लेते हैं n प्रतिरोध जिनके मान क्रमशः R1, R2, R3 डैश 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 Rn है, उन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। माना कि n प्रतिरोध जिनके मान क्रमशः R1, R2, R3, Rn है, श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। संयोजन के पश्चात इनके सिरों पर, संयोजन के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर इसमें प्रवाहित धारा I है। जब श्रेणी के, माना कि n प्रतिरोध जिनके मान क्रमशः R1, R2, R3 डैश डैश Rn है, इन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जब इनके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो इसमें प्रवाहित धारा I होती है। यदि धारा I के कारण इन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 डैश 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 Vn होता है, तब ओम के नियम से V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। चूंकि समान, इसमें क्या होता है, सभी के सिरों पर धारा का मान समान होता है। सभी के सिरों पर, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान एक समान होता है, लेकिन विभवांतर प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो V1 इक्वल टू, ओम के नियम से V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3 डैश 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 Vn इक्वल टू IRn। चूंकि आरोपित किया गया विभवांतर V है और आरोपित विभवांतर ही विभाजित होगा, और विभवांतर एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि को यदि आप n टुकड़ों में विभाजित कर देते हो तो उनका योग भी कितना आएगा, उनका योग भी उतना ही आएगा। यदि 50 चॉकलेट है, आप 50 लोगों में उनकी खाने की क्षमता के हिसाब से, या 100 रोटियां आपके पास 20 लोग खाने वाले, उनकी क्षमता के हिसाब से यदि आप रोटियों का आवंटन कर देते हो कि किस रेशो में किसको दी जाए, उनकी क्षमता कितनी खाने की है, उस हिसाब से रोटी बांट देते हो, तो रोटियों का योग तो 100 ही होगा। पूरी रोटियां बट गई, माने पूरा विभवांतर विभाजित हो गया। अब पूरा विभवांतर विभाजित हो गया तो विभवांतर उतना ही तो बटेगा जितना था, और चूंकि विभवांतर एक अदिश राशि है तो V का योग क्या होना चाहिए, सभी बटे हुए रोटियों के योग के बराबर, माने सभी विभवांतर के योग के बराबर। तो V3 डैश 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 Vn। विभवांतर एक, चूंकि विभवांतर एक अदिश राशि है, अतः संपूर्ण आरोपित विभवांतर बराबर विभाजित विभवांतर। अब इनके मान रख लें तो हमें V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस सबके मान रख दे रहे हैं IRn मिला। अब इसमें से हम I कॉमन निकाल दें तो V इज इक्वल टू I ब्रैकेट में आया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। ठीक है, तो यहां पर V इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn आया। अब लेकिन V किसको व्यक्त करा, आरोपित विभवांतर को। यदि हम मान लें कि इन सभी प्रतिरोधों को संयोजित करने पर कुल प्रतिरोध कितना बनता है, R के बराबर प्रतिरोध बनता है। तो हमने कहा मान लेते हैं कि संयोजन, श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है। माना कि श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है। अब पूरी धारा कितनी बह रही, प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, और तुल्य प्रतिरोध कितना है, R है। तो ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V इज इक्वल टू I इंटू R होना चाहिए। और हम इस V को किससे बदल देते हैं, I इंटू R। तो I इंटू R इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn। अब ये I से I
कैंसिल हो जाएगा, तो हमें तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN, जो इसकी परिभाषा में दिया वहीं से हमें ध्यान करने वाली चीज़, याद करने वाली चीज़ दी है कि हमें क्या निकालना है। विभवांतर अलग अलग होते हैं, धारा समान होती है और ओम का नियम लगता ही है। तो V1 विभवांतर अलग अलग है, धारा समान है, तो प्रतिरोधों का अनुपात बढ़ती है। तो हमने विभवांतर निकाला, चूंकि विभवांतर अदिश राशि है, इनका योग आरोपित विभवांतर के योग के बराबर होगा। और आरोपित विभवांतर यदि हम तुल्य प्रतिरोध मान लें तो आरोपित विभवांतर P = IR होना चाहिए। लगा दिया हमने, तो हमें क्या मिला, किसी भी n प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R उस श्रेणी संयोजन में संयोजित किए गए प्रत्येक प्रतिरोध के मान के योग के बराबर होता है। श्रेणी संयोजन में यदि n प्रतिरोध अलग अलग मूल्य के अलग अलग मान के जोड़े गए हैं, तो उन सभी प्रतिरोधों को मिलाकर एक प्रतिरोध बनाने पर एक तुल्य प्रतिरोध जो है, वो तुल्य प्रतिरोध उन सभी श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अर्थात श्रेणी संयोजन में यदि हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, तो श्रेणी संयोजन में हम प्रतिरोधों को संयोजित कर दें। तो श्रेणी संयोजन में क्या होगा, जितना मान हमें बढ़ाना, हमें 1000 चाहिए और हमारे पास जो है 50 ओम, 100 ओम, 150 ओम, जितने भी हैं ओम, तो उनको जोड़ के हमने 1000 किया और सबको संयोजित किया, तो हमारा प्रतिरोध कितना हो गया, 1000 ओम हो गया। तो ये श्रेणी संयोजन। अब इसी प्रश्न को यदि वो कह देता है कि 3 प्रतिरोधों को R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध संयोजित किए गए हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो n की जगह हम क्या करेंगे, 3 प्रतिरोधों को कर देंगे। इसके पहले भी एक चीज और सुन ले, यदि सभी प्रतिरोध के मान बराबर हो, समान प्रतिरोध है, R1 = R2 = R3 = Rn हमने एक मान दे दिया R', माने यदि समान मान के प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में जोड़े जाएं तो क्या होगा। अब R बराबर क्या हो जाएगा, R' प्लस R' प्लस R' प्लस कितनी बार, n बार। तो n बार किया है तो जोड़ कितना जाएगा, R × R = n × R'। अर्थात श्रेणी संयोजन में यदि समान प्रतिरोध के n प्रतिरोध संयोजित किए जाएं तो प्रतिरोध का मान n गुना मिल जाता है। अर्थात यदि 5 ओम के 10 प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में जोड़े गए हैं, तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं 5 ओम के कितने जोड़े गए, 10, n का मान 10 और 5 ओम 10 × 50, तो कुल तुल्य प्रतिरोध उस परिपथ का कितना होगा, 50 ओम हो जाएगा। माने यदि समान प्रतिरोध के n प्रतिरोध किसी श्रेणी क्रम में संयोजित की जाए तो तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध का, दिए गए प्रतिरोध का n गुना हो जाता है। अब इसी प्रश्न को यदि वो घुमा के पूछ ले कि यदि मैंने इसको और शार्ट कर दे, 3 प्रतिरोध किसमें जोड़े गए हैं, श्रेणी संयोजन में जोड़े गए, तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो हम क्या करेंगे, ये खत्म कर देंगे और ये भी खत्म कर देंगे और ये भी खत्म कर देंगे, ये भी हटा देंगे और ये भी हटा देंगे। इस तरह से हमें यहाँ से ये भी हटा दिया हमने। अब क्या मिला हमें, ठीक है, ये मिल गया। तो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो कि मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी संयोजन में संयोजित किया गया है। यदि इनके सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर I धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण इनके सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो जाते हैं, तब ओम के नियम से V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। चूंकि विभवांतर एक अदिश राशि है, इसलिए प्रत्येक परिविभवांतर का योग, बीजगणितीय योग आरोपित विभवांतर के
बराबर होगा, इसलिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इनकी मान रख देने पर। चूंकि V आरोपित विभवांतर यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तीनों के कारण संयुक्त प्रतिरोध जो बन रहा है वो R हो, तो V को I इंटू आर होना चाहिए, I इंटू आर रख दिया, I से I कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला R1 R2 R3, तो तुल्य प्रतिरोध तीनों के योग के बराबर होगा। हमने आखिरी में लिखा कि इस तरह से अंतिम प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध तीन प्रतिरोधों को संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध तीनों के योग के बराबर होगा। ये तो हुआ हमारा श्रेणी संयोजन। अब हम आते हैं समांतर संयोजन में। समांतर संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम सिरा परिपथ के एक बिंदु से एवं द्वितीय सिरा प्रत्येक प्रतिरोध का द्वितीय सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ हो, संबद्ध हो। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा परिपथ के एक बिंदु से एवं प्रतिरोधों का दूसरा सिरा परिपथ के अन्य बिंदु से संबद्ध हो, एवं ऐसे परिपथ के ऐसे संयोजन में धारा प्रवाहित करने पर, ऐसे संयोजन में धारा प्रवाहित करने पर परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर एक समान लेकिन धारा का मान उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता हो, समांतर संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा परिपथ के एक बिंदु से एवं प्रतिरोधों का दूसरा सिरा परिपथ के अन्य बिंदु से या द्वितीय बिंदु से संबद्ध हो, और जब ऐसे संयोजन में धारा प्रवाहित विभवांतर आरोपित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आरोपित विभवांतर के समान लेकिन धारा प्रतिरोध के उसके व्यक्तिगत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती हो, तो संयोजन समांतर संयोजन कहलाते हैं। अब इस प्रश्न के दूसरा पार्ट ले लें कि समांतर संयोजन के लिए प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने कहा कि मान लेते हैं n प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 डैश 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 Rn है, समांतर क्रम में संयोजित किए गए। संयोजन के सिरों पर V विभवांतर आरोपित करने पर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V हो जाता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के से प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 डैश 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 In हो, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर I1, वहाँ विभवांतर अलग अलग था, यहाँ I1, तो I1 इज इक्वल टू विभवांतर समान है V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2, I3 इक्वल टू V अपान R3 डैश 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 In इक्वल टू V अपान Rn। चूंकि इससे धारा कितनी निकल रही है, V विभवांतर आरोपित करने पर I धारा प्रवाहित हो रही और धारा भी एक अदिश राशि है, तो जितनी धारा गई है मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से धन विभव से उच्च विभव से जितनी धारा गई है उतनी ही वापस होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब है कि जो धारा भेजी गई है वो प्रतिरोधों के अनुपात में, प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात में बढ़ तो गई है, लेकिन जैसे ही संधि B पर पहुंचेगी इसका योग I हो जाएगा। अर्थात कुल धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डैश 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 In होना चाहिए। अब हम इनके मान रख दें तो कुल धारा I इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 प्लस V अपान Rn। अब बात उठती है कि ये जो I है ये संपूर्ण परिपथ में बहने वाली धारा है। यदि हम मान लेते हैं कि यदि परिपथ का
यदि परिपथ में माने प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है। हमने कहा कि यदि परिपथ प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है। कितना है? तुल्य प्रतिरोध टोटल कितना बना है हमने? R है। तो I, उनके नियम से I को क्या होना चाहिए? क्योंकि विभवांतर तो समान है संयोजन, तो I इज इक्वल टू V अपान R। तो I को हम रिप्लेस कर देते हैं V अपान R से, तो V अपान R इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 V अपान Rn। अब यदि हम V कॉमन ले लें दोनों तरफ से, तो V अपान R इज इक्वल टू V अपान V कॉमन ले लिया हमने, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डैश डैश 1 अपान Rn। अब ये V से V कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला? तुल्य प्रतिरोध 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस 1 अपान Rn। इसका आशय है कि किसी समांतर संयोजन में यदि n प्रतिरोधों को अलग अलग मान के n प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में संयोजित किया जाए, तो ऐसी स्थिति में पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ संयोजन के कारण उत्पन्न प्रतिरोध, उसमें जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम होता है। समांतर संयोजन में संयोजित किए गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, उसमें संयोजित किए गए प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम होता है। क्योंकि हम जब 1 अपान R1 1 अपान R2, हमने क्या कहा? फिर से ध्यान से देना, समांतर संयोजन के में जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, उसमें जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के, प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जब हम 1 अपान R1 1 अपान R2 इनके व्युत्क्रम निकाल लेंगे और इनको संयोजित कर देंगे, तो R के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका व्युत्क्रम लेना पड़ेगा, तो व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अर्थात अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर समांतर संयोजन में हम व्युत्क्रम के योग के बराबर हो रहा है। अब हम कहते हैं कि यदि मान लो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू डैश 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 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R डैश, अर्थात अलग अलग प्रतिरोधों के अलग अलग मान के प्रतिरोध न जोड़ के समान मान के प्रतिरोध जोड़े गए हैं, तो ऐसी स्थिति में तुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए? 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R डैश प्लस 1 अपान R डैश प्लस 1 अपान R डैश। कितनी बार जोड़ेंगे हम? n बार, और n बार जोड़ेंगे, n है प्रतिरोध, तो n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपान R इज इक्वल टू n अपान R डैश, और इसका व्युत्क्रम ले लें तो R इज इक्वल टू R डैश अपान n। अर्थात यदि हम समान मूल्य के, समान मान के n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित कर दें, तो उन प्रतिरोधों से बने संयोजन का तुल्य प्रतिरोध उसका 1 अपान n गुना हो जाता है। माने यदि हम 5 ओम के 5 प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ दें, तो प्रतिरोध तो 5 है, लेकिन कुल प्रतिरोध कितना बच जाएगा? कम होके 1 ओम हो जाएगा। 10 ओम के 10 प्रतिरोधों को हम समांतर संयोजन में जोड़ दें, तो प्रत्येक का 10 था, लेकिन अब कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 1 ओम हो गया। अर्थात समांतर संयोजन करने पर यदि हमें प्रतिरोधों को संयोजित करना है और प्रतिरोध का मान कम करना है, क्योंकि प्रतिरोध घाटेप्रद होता है, इससे ऊर्जा हानि होती है, हम प्रतिरोध से बचना चाहते हैं। जब प्रतिरोध से बचना हो तो उसे समांतर क्रम में संयोजित कीजिए, जिससे ऊर्जा बचेगी और प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो जाएगा। और समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए के कुछ नियम हैं, समांतर क्रम में संयोजित करने के कुछ नियम है कि जब भी जो विभवांतर है वो प्रत्येक
प्रत्येक के सिरों पर एक समान होता है, जो आरोपी विभवांतर के एक समान होता है। दूसरा है कि टोटल करंट, जितना करंट प्रवाहित हो रहा है इनमें प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती विभाजित तो होगा, लेकिन टोटल धारा उतनी ही विभाजित होगी जितनी आ रही है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती। जितनी धारा हो रही है उसी धारा को प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती अनुपात में बराबर से एक निश्चित अनुपात में विभाजित कर लेंगे। तीसरा, जो आपकी धारा है वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होगी। किस अनुपात में? कि भाई 50 लोग हैं, 50 लोगों में 1000 रोटी या 100 रोटी बांटना है या 200 रोटी बांटना है। तो अब अपन ने देखी कि इसकी भूख पूछे अपन ने कितनी भूख है तेरी, तो वो एक ने बोला 5, एक ने बोला 10 की, एक ने बोला 8 की। तो अब बोले इतनी रोटी हैं, इस रेशो में किस रेशो में बांटे? तो भूख के हिसाब से हमने एक रेशो बनाया कि यार इसको इतनी दे दो, इसको इतनी दे दो, पूरी रोटियाँ बांट दी। इसी तरह से धारा प्रतिरोध के अनुपात पे बढ़ जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन प्रतिरोधों का। इसको आप तैयार कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।